चिड़िया का राज तिलक। एक जंगल के महाराज वहां का चील था। उस चील महाराज के 3 बेटे थे, चील, चील, तोता और कबूतर, और एक राजकुमारी बेटी भी थी, नन्ही चिड़िया। चील महाराज के समृद्धि पूर्वक शासन में जंगल के परिसर में या जंगल में रहने वाली किसी भी पक्षी को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर अब चील महाराज वृद्धावस्था में आ गए थे। उनको इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि उनके बाद उनकी राजगद्दी को कौन संभालेगा। फिर एक दिन महाराज के बड़े बेटे चील ने उनसे आकर कहा, पिताश्री, मैंने आसपास के कई राज्यों में कई महान गुरुओं के पास अस्त्र विद्या सीखी है। अब मुझ पर किसी भी शत्रु को हमला करने से पहले 10 बार सोचना होगा, तब भी वो मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं इतना पराक्रमी बन गया हूँ। यूं जब बड़े बेटे ने अपने पिता से कहा तो पिता खुशी से फूले नहीं समाये। फिर अगले दिन मंत्री कौवा महाराज चील के पास आकर बोला, महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज जी, अभी अभी मुझे गुरुजी से पता चला है कि अपने दूसरे युवराज यानी तोता अर्थशास्त्र में अपार पंडित बन चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा भाग्य है कि अपनी राज्य को संभालने के लिए इतने होनहार युवराज मिले हैं। यूं कौवे ने खुश होकर एक खुश खबर सुनाई तो महाराज को इस बात का बहुत आनंद हुआ। सच कहा मंत्री जी, आपने सच में बहुत अच्छी वार्ता सुनाई। पर सच कहूँ, आपकी दी हुई इस शुभ वार्ता ने मुझे और भी असमंजस में डाल दिया है। क्या हुआ महाराज? आप किस विषय को लेकर इतने विचलित हो रहे हो? इसमें पूछने वाली क्या बात है मंत्री जी? आप तो देख रहे हो मेरी आयु बढ़ रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे बाद इस राज्य की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि मेरे चारों ही बच्चे अलग अलग श्रेणी में निपुण हैं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? कोई भी राजा अपने बेटे को जो उसका वारिस होता है उसी को राजगद्दी संभालने के लिए देता है। आप भला क्यों राजकुमारी को भी इसमें गिन रहे हो? इसमें क्या गलत है महामंत्री? किसी भी राज्य को चलाने के लिए केवल शक्ति ही नहीं बल्कि युक्ति का होना भी उतना ही आवश्यक है। राजनीति को सही समय पर अनुशासन के साथ चलाना भी एक कला है। फिर भला वो लड़की कर पाए या लड़का, इसमें क्या अंतर है? मेरे उद्देश्य में राजकुमारियों को भी शासन करने का पूरा अधिकार है। यूं चील महाराज ने अपने मन की बात महामंत्री से कही। फिर मंत्री कौवे के कहे अनुसार ही महाराज ने अपने चारों बच्चों को एकांत में बुलाकर राज शासन को लेकर उनके अपने अपने विचार के बारे में जाना। तब महाराज के 2 बड़े बेटे चील और तोते ने ये कहा कि वो राज्य का शासन उनके पिता से भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पर महाराज के तीसरे बेटे कबूतर ने कहा कि उसे किसी भी तरह की राजाधिकार को लेकर कोई लालसा नहीं है और कहा कि राजा चाहे जो भी बने उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं और वो उनका सहायक बनने के लिए तैयार है। ऐसा जब कबूतर ने कहा तो अब बची राजकुमारी चिड़िया, जिसे महाराज ने अपने पास बुलाया और उसकी भी राय जाननी चाहिए। जिस पर राजकुमारी चिड़िया ने कहा, पिताजी, आपने मुझे हमेशा ही भाइयों की तरह समानता से ही पाला पोसा है। मेरी शूरवीरता और पराक्रम से आप अनजान तो नहीं हो। अगर आपको लगता है कि इस राज्य को चलाने के लिए मेरा ज्ञान काफी होगा तो मैं आपसे वचन देती हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। यूं जब राजकुमारी ने भी राजाधिकार पर अपनी अभिलाषा जताई तो चील महाराज इस बात को लेकर और भी दुविधा में पड़ गए कि अपने तीनों सक्षम बच्चों में वो किसे अपने राज्य की बागडोर संभालने के लिए दे। तब मंत्री कौवा ने महाराज के कान में एक रहस्यमयी सलाह दी। तब महाराज ने तय किया कि वो अपने तीनों बच्चों के लिए एक परीक्षा रखेंगे जिससे वो एक ठोस निर्णय ले पाए। इसलिए महाराज ने अपने 2 युवराज और राजकुमारी को अपने पास बुलाया। देखो बच्चों, आज मैं तुम सब के लिए एक परीक्षा रखने वाला हूँ। उस परीक्षा का परिणाम ही कि इस राज्य का उत्तरदायी कौन बनेगा। अगर आप तीनों को 3 कक्ष में से कोई एक कक्ष चुनने के लिए कहा जाए, जिनमें एक कक्ष उन्नत आधुनिक हथियारों से भरा होगा तो दूसरा अपार धान्य संपदाओं से भरा होगा
और तीसरा कक्ष धन से भरा होगा, तो आप कौन से कक्ष को चुनोगे? और सबसे पहला मौका मैं बड़े बेटे को देता हूँ। इसमें सोचने वाली क्या बात है पिताश्री? अपने राज्य पर आए दिन शत्रु के हमले का भय लगा रहता है। उन शत्रुओं का सामना करने के लिए हमें उन्नत आधुनिक हथियारों के अलावा और किस चीज की जरूरत होगी? मैं तो हथियार और शस्त्रों से भरा कक्ष ही खोलूंगा। यूं बड़े बेटे ने अपना जवाब पूरा किया भी नहीं था कि दूसरे बेटे ने उसे टोक कर कहा, पिताश्री, लगता है भैया को कुछ गलतफहमी हो रही है। किसी भी राज्य को समृद्ध बनने के लिए उस राज्य में खेत खलियान और अनाज की भरमार होनी चाहिए, जिससे प्रजा को अन्न की कोई कमी न रहे। इसीलिए मैं तो वही कक्ष खोलूंगा जिसमें धान्य संपदाएं भरी हो, क्योंकि शत्रु से हमला हो भी सकता है और नहीं भी, पर आहार की आवश्यकता तो हर रोज होती है। यूं तोते ने अपनी राय बताई। राजकुमारी, अब तुम ही शेष बची हो। अब तुम बताओ, क्या तुम अपने बड़े भाई की तरह आयुधों से भरे उस कक्ष को खोलोगी या अपने मझले भाई की तरह धान्य संपदाओं से भरा कक्ष खोलोगी? पिताश्री, मैं उन दोनों में से किसी कक्ष को नहीं खोलूंगी, क्योंकि तीसरे कक्ष में रहे धन से हमें जब भी जरूरत पड़े हम शस्त्रों को खरीद सकते हैं। जिस भी अनाज की उपज करानी हो वो करा सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने राज्य को समृद्ध बना सकते हैं, जिससे प्रजा पर लगान का कोई भार न पड़े। इसलिए मैं धन वाले उस कक्ष को ही खोलूंगी। यूं जैसे ही राजकुमारी ने कहा, महाराज उसकी गहरी सोच को लेकर बहुत खुश हो गए और उसके लिए गर्व महसूस करते हुए कहा, बहुत बढ़िया राजकुमारी, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। राज्य की प्रजा बिना अन्न के सिर्फ आयुधों के साथ अपना कालक्षेप नहीं कर सकते, और बिना किसी मेहनत के अगर प्रजा को अन्न उपलब्ध कराया जाए तो उनके आलसी होने का खतरा होता है। पर अगर राज्य के सारे काम सुलक्षण तरीके से होते रहें तो प्रजा के सर पर लगान का भार नहीं होगा और वो सुखी रह पाएंगे। इसीलिए महामंत्री, मेरे बाद राजकुमारी ही यहाँ की राजा बनेगी और महामंत्री के रूप में युवराज कबूतर को चुना जाए, क्योंकि किसी भी मंत्री में आकांक्षा रहित सहायता करने का गुण होना चाहिए। और बड़े युवराज चील को सेनाधिपति और दूसरे युवराज तोते को भंडार कक्ष का अधिपति बनाया जाए। आज के बाद रत्नों समान मेरे चारों ही संतान इस राज्य की बागडोर संभालेंगे। महाराज चील के किए इस घोषणा को उनके चारों ही बच्चों ने स्वीकार लिया। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तीनों बेटों के समक्ष में चील महाराज ने अपनी बेटी राजकुमारी का राज तिलक कराया। कौवे की लव स्टोरी। एक मन लुभावन जंगल में कौवा और चिड़िया बहुत प्यार से रहा करते थे। उन दोनों में चिड़िया बहुत ही आलसी थी। वो घुमा फिरा कर बातें करती और ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताती थी। पर दूसरी ओर कौवा पूरी ईमानदारी से काम किया करता था। एक दिन कौवे ने बहुत सारे अंगूर लेकर आए और चिड़िया को दिए। अरे वाह, अंगूर! ये तुम कहाँ से लेकर आए? तो मुझे रास्ते में दिखाई दिए तो मैं ये सोच कर ले आया कि हम दोनों साथ में खाएंगे। ओह, मैंने सोचा तुम अंगूर के बगीचे में ही गए होंगे। क्या अपने जंगल में अंगूर का बगीचा है? हाँ, जंगल में जो चक्रतीर्थ नदी है ना, उसे पार करते ही एक बगीचा है अंगूर का। बाप रे, नदी पार करनी पड़ेगी, तब तो ये हमसे होगा नहीं। ओह, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे लिए वहाँ से अंगूर लेकर आओगे। पता है, वहाँ के अंगूर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर तुमने ठान लिया तो तुम कर सकते हो। यूं उससे मीठी बातों में फंसाकर चिड़िया ने पूछा और कौवा भी उसकी मीठी मीठी बातों में फंस गया। ठीक है चिड़िया, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो मैं लेकर आता हूँ। ये कहकर कौवा वहाँ से अंगूर लेने के लिए निकल पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से पूरी नदी पार की और उस अंगूर के बगीचे तक पहुँच ही गया। वो जहाँ भी देखता चारों ओर अंगूर के बेल ही लगे हुए थे, जिन्हें देखकर कौवा बहुत खुश हो गया। कौवे ने कुछ अंगूर खाए और कुछ अपने साथ लेकर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में
एक गुलाब का पौधा दिखाई दिया। कौवे की नजर जैसे ही गुलाब के फूल पर पड़ी, वो आश्चर्यचकित हो गया। अरे वाह, ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है। इसे देखते हुए तो मैं सारी जिंदगी काट सकता हूँ। यूं मन ही मन सोचकर कौवा उस फूल को यूं ही देखे जा रहा था। उससे बिना कुछ बात किए वो चुपचाप कुछ देर बाद वहां से वापस लौटा। उसने अंगूर लाकर चिड़िया को दे दिए, पर कौवे को सोते जागते खाते पीते हर समय सफेद गुलाब का फूल ही याद आ रहा था। कौवे को यूं खोया खोया देखकर चिड़िया ने एक दिन उससे पूछा, अरे क्या हुआ दोस्त, आजकल बड़े खोए खोए से नजर आते हो। यूं चिड़िया ने बड़े प्यार से जब पूछा तो कौवे ने सफेद गुलाब फूल के बारे में चिड़िया को बताया। चिड़िया को तुरंत एक उपाय सूझा। अगर कौवा हर दिन अंगूर के बगीचे से अंगूर लेकर आ जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसे मन ही मन सोचकर चिड़िया ने कौवे से कहा, अरे दोस्त, अगर इतनी देर तक भी तुम्हें देखकर गुलाब के फूल ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा तो वो जरूर तुम्हारे प्यार में पड़ गई होगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं होगी चिड़िया, उसका रंग कहाँ और मेरा रंग कहाँ। दोस्त, प्यार का कोई रंग वंग नहीं होता। कल ही तुम वहाँ पर जाओ और उससे बात कर लेना, तुम खुद ही जान जाओगे। चिड़िया ने कौवे को उकसाया। कौवा चिड़िया की गोल गोल बातों में फंस गया और जैसे उसने कहा, अगले दिन वो फिर से अंगूर के बगीचे के लिए निकला। वो सफेद गुलाब के पौधे के पास गया। हेलो गुलाब जी, वो दरअसल मेरी दोस्त अंगूर बगीचा, वो पड़ोस वाला जंगल। यूं हड़बड़ाते हुए कौवे ने ना जाने क्या क्या कहा। मैं जानती हूँ आप पड़ोस जंगल के रहने वाले हो और अपने दोस्त के लिए अंगूर लेने यहाँ आए हो। आपने अपने दोस्त के लिए इतनी लंबी नदी पार की तो आप जरूर बहुत अच्छे होंगे। गुलाब के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कौवा शर्मा गया। फिर कुछ समय उससे बात करने के बाद अंगूर लेकर कौवा वापस अपने जंगल अपने दोस्त चिड़िया के पास पहुंचा और उसे गुलाब के साथ हुई सारी बात बताई। चिड़िया ने खुशी से अंगूर लिए और कहा, अब उसने तुम्हारी तारीफ कर ली है तो इस सिलसिले को जारी रखना। तुम हर रोज उसके पास जाओगे तो देखना उसे तुमसे प्यार जरूर हो जाएगा। ये चिड़िया ने अपनी मतलब की सोच कर कहा, पर बेचारा कौवा उसकी बातों को सच मानकर हर रोज नदी पार कर उस गुलाब के पास जाता और उसे बातें कर वापस लौटते हुए अंगूर लेकर आया करता। यूं एक दिन पेड़ की टहनियों पर चिड़िया और कौवा बैठे हुए थे। दोस्त चिड़िया, क्या मैं अपनी दिल की बात गुलाब से कह दूं? नहीं, पहले उसकी इच्छाओं को जानो, उसकी इच्छाओं को पूरा करो, फिर वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। यूं चिड़िया ने कौवे को समझाया। अगले दिन कौवा गुलाब के फूल के पास गया। उसने गुलाब से पूछा, गुलाब जी, क्या आपकी कोई इच्छाएं हैं? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो दरअसल तुम यहीं रहती हो ना, कहीं जा नहीं पाती, तो मैंने सोचा तुम्हारी कोई इच्छा हो तो पूरी कर दूं। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर पाओगे, रहने दो। ऐसी कौन सी इच्छा है? दरअसल मुझे लाल रंग में बदलना है, पर ये इस जन्म में होगा नहीं ना। यूं गुलाब ने बहुत उदास होकर कहा। तब कौवे को चिड़िया की कही बातें याद आई। अगर मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी तो वो मेरी बात मान लेगी। कौवे ने ये ठाना और पौधे पर लगे कांटों से खुद को चोट पहुंचाई। उस चोट की वजह से कौवे के शरीर से खून निकला और सफेद गुलाब पर गिरकर वो लाल हो गया। गुलाब की समझ में कुछ न आया। कौवा, कौवा, तुमने क्या किया? पर कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। चिड़िया इसी तरह उससे मिलने वाले हर पक्षी को अपनी बातों में फंसाती और सबसे अपना काम करवा लेती थी।